आज का विषय है फ्रांस का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। फ्रांस में भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जो कि अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न है। जहां फ्रांस में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानमंत्री के पद का कोई अस्तित्व नहीं है। फ्रांस की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था है। संविधान में प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकारों का विस्तृत विवरण मिलता है। धारा 21 के अनुसार प्रधानमंत्री शासन का मुख्य संचालक है और इस दृष्टि से वह राष्ट्रपति का दाहिना हाथ है। राष्ट्रपति अपने सभी अधिकारों का प्रयोग उसी के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति एक प्रमुख परामर्शदाता है जो और उसी के परामर्श से राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है तथा राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उसी की मंत्रणा पर उन्हें अपने पद से हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का अर्थ संपूर्ण मंत्रिपरिषद का पतन है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसे नेतृत्व भी प्रदान करता है। वह मंत्रिपरिषद का सभापतित्व भी करता है और विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना भी उसका एक प्रमुख कार्य है। वह विभिन्न मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण भी करता है। संक्षेप में प्रधानमंत्री राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इस दृष्टि से वह राज्य के राजनीतिक दल को आवश्यक निर्देश दे सकता है। वह विधि निर्माण का सूत्रपात करता है। वह संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी दोनों सदनों में उसे बैठने और बोलने का अधिकार है। सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में भी उसकी स्थिति कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री ही संसद की विधियों को क्रियान्वित करता है। संविधान की 13वीं धारा में उल्लेखित कुछ पदों को छोड़कर अन्य सैनिक और असैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करता है। संविधान की धारा 22 में यह प्रतिबंध है कि यथावश्यक प्रधानमंत्री के कार्यों पर मंत्रियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। इस व्यवस्था के कारण कुछ सीमा तक प्रधानमंत्री की शक्तियों पर प्रतिबंध लग जाता है। इस व्यवस्था के कारण कुछ सीमा तक प्रतिबंध तो लगता है, लेकिन ये सभी कार्यों पर नहीं लगता। प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति पर दूसरी सीमा ये लगाई गई है कि उसे राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है, जो उसे त्यागपत्र देने के लिए भी बाध्य कर सकती है। तीसरा, बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रीय सभा और मंत्रिमंडल के सदस्यों पर अपना प्रभाव जमाए रखना प्रधानमंत्री के लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है। चौथे गणतंत्र में राष्ट्रपति के सभी कार्य को पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक थे, किंतु वर्तमान पंचम गणतंत्र में संविधान में राष्ट्रपति अनेक कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना भी कर सकता है। फ्रांस में मंत्रिपरिषद का निर्माण और गठन। पीडी शर्मा के अनुसार कार्यपालिका में राष्ट्रपति के अतिरिक्त प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करने के उपरांत ही उसकी सिफारिश पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री तथा अन्य किसी मंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे संसद का सदस्य हों, किंतु मंत्रिमंडल की स्थिरता के लिए राष्ट्रीय सभा के बहुमत का समर्थन अति आवश्यक था। अतः व्यवहार में प्रधानमंत्री संसद के वस्तुतः राष्ट्रीय सभा के सदस्य होते थे, लेकिन मंत्रिपरिषद को भंग करने की शक्ति भी पूर्णतः राष्ट्रीय सभा के हाथों में ही थी। संविधान की धारा 23 में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति गणराज्य के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा के भीतर अनेक ऐसे राजनीतिक दलों की उपस्थिति के कारण
जिनमें से किसी को भी सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता था, ब्रिटिश सम्राट की अपेक्षा अपने प्रधानमंत्री को चुनने की अधिक स्वतंत्रता है। मंत्रियों की संख्या के विषय में कोई संवैधानिक अथवा कानूनी बंधन नहीं है। जब प्रधानमंत्री सरकार को त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को पद से हटाने की सिफारिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। धारा 50 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पास कर दे अथवा जब वह सरकार के कार्यक्रम या सामान्य नीति की घोषणा को अस्वीकार कर दे, तो प्रधानमंत्री को सरकार का त्यागपत्र राष्ट्रपति के सम्मुख देना होगा। फ्रांस में मंत्रियों की सामान्यतः 2 श्रेणियां हैं, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्रियों की श्रेणी, और दूसरा उन मंत्रियों की श्रेणी जिन्हें विभिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब हम करेंगे मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 20 और 22 के अंतर्गत देश के प्रशासन की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सौंपी गई हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे राजदूतों, असाधारण दूतों, ऑफिस ऑडिट के ऑडिटर्स, प्रीफेक्ट्स आदि। मंत्रिपरिषद के सदस्य यद्यपि संसद के सदस्य नहीं होते, किंतु उन्हें संसद के दोनों सदनों के सामने उपस्थित होकर बोलने का भी अधिकार है। मंत्रिपरिषद अध्यादेश जारी कर सकती है और जो प्रकाशित होकर कानून का रूप ले लेते हैं। संविधान की धारा 41 के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद में ऐसा विधेयक प्रस्तुत होने से रोक सकते हैं जो उसके अध्यादेश जारी करने के अधिकार पर सीमा लगाए। मंत्रिपरिषद संसदीय नियंत्रण के भी कार्य करती है। संसद मंत्रिपरिषद को 4 प्रकार से नियंत्रित करती है। पहला, विधेयकों पर बहस करके। दूसरा, संसदीय समिति किसी विधेयक पर विचार करते समय स्पष्टीकरण मांगकर। तीसरा, संसद द्वारा प्रशासनिक छानबीन के लिए समिति नियुक्त करके। और चौथा, लिखित और मौखिक प्रश्नों के द्वारा मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। फ्रांस की मंत्रिपरिषद का स्वरूप ब्रिटिश मंत्रिपरिषद से थोड़ा भिन्न है। इन मंत्रिपरिषद में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं, जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था का प्रचलन है, जहां एक दलीय मंत्रिमंडल का अभाव पाया जाता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए असफल रहता है। दूसरा, संविदा या मिले जुले मंत्रिमंडलों में राजनीतिक समरसता, एकता और अनुशासन की कमी पाई जाती है। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक आधारभूत व्यवस्था होती है। फ्रांस में भी इसको सिद्धांत रूप में स्थान दिया गया है, लेकिन व्यवहार में मिले जुले मंत्रिमंडलों के कारण राजनीतिक एकता का अभाव पाया जाता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालक और विनाशक माना जाता है। फ्रांस में मिले जुले मंत्रिमंडल की अवधारणा ने प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका को दुर्बल और कमजोर बना दिया है।